ग्रेविटेशन पहला लेसन है हम लोग को। 7 पॉइंट्स हम लोग को पढ़ने हैं इसमें। ग्रेविटेशन, बाद में केपलर्स लॉ, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, देन फ्री फॉल, उसके बाद सर्कुलर मोशन एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड देन एस्केप वेलोसिटी। तो ये कुछ 7 पॉइंट्स है। तो ग्रेविटेशन, जैसे आपको पता है कि अर्थ या जो है अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, अर्थ क्या करती है, अपने पास उसको खींचती है। तो वो क्यों खींचती है, तो आप लोग को फेमसली पता है कि न्यूटन ने उसके बारे में ढूंढा। वो नीचे बैठा हुआ था, यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है कि वो अर्थ पे बैठा हुआ है, वहाँ पे एक ट्री है और वो एप्पल पेड़ के नीचे बैठा है और एप्पल नीचे गिर गया। तो उसने सोचा कि एप्पल नीचे क्यों गिरता है और मून क्यों नहीं गिरता है नीचे। तो उसके बारे में उसने स्टडी किया। तो उसका फिक्स्ड यहाँ पे फोर्सेस के बारे में लास्ट ईयर भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि as we learned that the phenomena of the gravitation was discovered by Sir Isaac Newton, and उसने ये बताया कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एनी टू ऑब्जेक्ट्स, वो क्या करते हैं, दे आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे जो है इट इज एक्ट नॉट ओनली बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ बट आल्सो बिटवीन द एनी टू ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। मतलब सन एंड मून है, सन एंड अर्थ है, मून एंड अर्थ है। तो ऐसे दो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, जुपिटर है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, जुपिटर एंड अर्थ है। तो ये दोनों जो है वो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो इंसान रहेंगे वो भी रहेगा, कोई भी छोटी बड़ी दो चीजें रहेंगी वो भी क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, राइट। आप लोग बोलोगे कि जैसे कोई भी इंसान, अगर हम लोग बैठे हैं अर्थ के ऊपर, तो अर्थ हम लोग को खींच रही है, लेकिन हम लोग अर्थ को खींच रहे हैं वो पता नहीं चलता है। उसका रीजन है क्योंकि अर्थ का मास जो है बहुत ही ज्यादा है और हम लोग का जो मास है बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है। तो न्यूटन थॉट इफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन एक्ट ऑन द एप्पल ऑन अ ट्री एट अ डिफरेंट हाइट फ्रॉम द surface of earth and it can also act on an object at even the greater height much further away from the earth, like example the moon, can it act on the further objects like other planets और the sun के ऊपर भी एक्ट होता है क्या। तो उसको ये क्वेश्चन आया, तो उसको ही हम लोग को समझना है फोर्स और मोशन के बारे में। तो हम लोगों ने स्पीड के बारे में लास्ट ईयर भी पढ़ा है, मोशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू आइजैक न्यूटन के बारे में, उसके लाइफ के बारे में दिया है। 1642 में उसका बर्थ हुआ था और 1727 का उसका डेथ हो गया था, ठीक है। तो उसने क्या किया, केपलर्स के जो लॉ है उसको स्टडी किया, उसके ऊपर उसने कुछ प्रिंसिपल्स है, बुक्स उसने बनाए, उसके ऊपर लिखा। उसने साउंड, लाइट और बाकी सब के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो जैसे मून नीचे क्यों नहीं गिरता है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक जो है आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे एक जो है लड़की दिखाई गई है और उसके हाथ में एक रोप है और वो क्या कर रही है, कोई भी चीज को क्या कर रही है, घुमा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रेडियस है और उसका जो जाने का जो डायरेक्शन है, यानी वो जो रेडियस है यहाँ पे, इसकी रेडियस और ये मून का जो डायरेक्शन, ये क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी वो अगर अर्थ इस तरह से खींच रही है तो मून यहाँ पे इस तरह से जा रहा है। यानी यहाँ पे जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। और 90 डिग्री एंगल के वजह से यहाँ पे जो ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी का जो फोर्स है, ठीक है, तो वो वहां पे मून जो है वो क्या नहीं गिरता है, नीचे गिरता नहीं है। तो अर्थ का जो खींचने का जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल, यानी सेंट्रीपिटल मीन्स द center seeking force. Center seeking force, that is the object tries to go toward the center of the circle because of this force. तो वहां पे वो सर्कल में घूमता रहता है, लेकिन उसका जो है वो अट्रैक्ट करती है अर्थ, और इस तरह से उसको बोला जाता है। और इस तरह नेचुरल हमारे जो भी सैटेलाइट्स है वो इसी तरह से क्या करते हैं, काम करते हैं।
और सन और हमारी अर्थ भी इसी तरह से वर्क करती है और वो हमारे अराउंड में घूम रही है, ठीक है। सो फ्रॉम अबव एक्टिविटी द एग्जाम्पल्स हम लोग को पता चल गया। सो इट इज क्लियर मून टू गो अराउंड द अर्थ एंड इट मस्ट बी अ फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन द मून must be exerted by the earth which attract toward itself. Similarly the sun must be attracting the planets including earth toward itself. तो क्या करते हैं, सन भी दूसरे प्लैनेट्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अभी इसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारा केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ में प्लैनेटरी मोशंस हैज ऑब्जर्व्ड एस्ट्रोनॉमर्स सिंस द साइंटिस्ट एंशिएंट टाइम्स से एंड बिफोर गैलीलियो all observation at planets and the position was made with a naked eye. by 16 तो खुले आंख से उसने ऑब्जर्व किया था। उसने वहां पे क्या किया, तो उसने कंक्लूजन किया था, जैसे आपको समझने के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, कोन दिया है, ठीक है। कोन को अगर हम लोगों ने सीधा कट किया, अगर एग्जैक्टली अगर हम लोग पैरेलली कट किया तो हम लोग को सर्कल मिल जाएगा। अगर हम लोगों ने स्लांटेड कट किया तो वहां पे हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इक्लिप्स मिल जाएगा। जो इक्लिप्स यहाँ पे फर्स्ट लॉ जो है वो इक्लिप्स से रिलेटेड ही है, तो यहाँ पे ये छोटा सा इक्लिप्स हम लोग को मिल जाता है। तो इक्लिप्स में क्या होता है, दो बीच में एक लाइन उन्होंने यहाँ पे की है और दो सर्कल की तरह, हाफ सर्कल है, सर्कल तो ये नहीं है, इक्लिप्स इसको बोलते हैं। तो आधे सर्कल हो गए, तो आधे सर्कल का जो है, आधे सर्कल का जो सेंटर है उसको बोला जाएगा F1 और दूसरे को बोला जाएगा F2, ठीक है। इस तरह से F1 और F2 इस तरह से दो फोकस है और वहां से फोकस से उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे उसका जो है, यहाँ पे उन्होंने कंक्लूजन दिया है साइड में, देखो ये है कंक्लूजन यहाँ पे, कि यहाँ पे F1 से लेकर A और फिर F2 से लेकर A, फिर F1 से लेकर C, F1 से लेकर F2 से लेकर C, फिर F1 से लेकर B एंड F2 से लेकर B, इस तरह का जो डिस्टेंस है। तो ऐसे डिस्टेंस को अगर ऐड करेंगे AF1 प्लस AF2 प्लस BF1 प्लस BF2 इज इक्वल टू CF1 प्लस CF2। तो इसी के हिसाब से यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट लॉ यहाँ पे बनाया है। फर्स्ट लॉ केपलर का लॉ उसने ऑब्जर्वेशन से बनाया। तो ये सिंपल लॉ है, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इक्लिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। इसका मतलब ये है कि हमारा सन जो है वो एक फोकस पे रहता है। जैसे यहाँ पे हमारा सन F1 पे रहेगा, ये F2 पे रहेगा, और जो A, B, C ये तीन पोजीशन है, यहाँ पे हमारा अर्थ या बाकी जो प्लैनेट्स है इस तरह से क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, प्लैनेट और एक स्टार एक दूसरे के ऊपर घूमते रहते। ये केपलर ने फर्स्ट लॉ बनाया। फोका ये प्लूरल है फोकस का, तो वो प्लूरल वहां पे दिया है। और यहाँ पे केपलर ने सेकेंड लॉ, यहाँ पे सन जो है एट सेंटर लिखा हुआ है, रेड कलर का दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। फिर यहाँ पे उसका जो है पहला जो एरिया है, सेकेंड लॉ ये है कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स। स्वीप यानी क्या करते हैं, जैसे हम लोग झाड़ू मारते हैं, स्वीप यानी स्वीप मारे मतलब पर्टिकुलर एरिया कवर करना, इक्वल एरिया इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में वो पर्टिकुलर एक ही जैसा उतना ही सेम अमाउंट का एरिया क्या करते हैं, वो कवर करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक प्लैनेट A से B तक चला जाता है, तभी उसके लिए एक जो है यहाँ पे लिखा हुआ है उतना एरिया कवर कर लेता है। फिर बाद में प्लैनेट जब C से D में ट्रैवल कर देता है, तो यहाँ पे C से D पे ट्रैवल कर लेता है, तभी वो क्या करता है, यहाँ पे इतना एरिया कवर कर लेता है, ठीक है। और फिर बाद में जब भी वो F से E से F में जाएगा, तभी ये इतना एरिया कवर कर लेता है। तो ये तीनों एरिया जो है वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तीनों एरिया क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और यही क्या है, उसका जो है सेकेंड लॉ है। और सेकेंड लॉ यहाँ पे उन्होंने बताया है कि वो इक्वल एरिया और इक्वल टाइम में वो ट्रैवल करता है। फिर केपलर्स का थर्ड लॉ है, द केपलर का थर्ड लॉ ये है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। इसका मतलब होता है कि जब भी वो अर्थ अगर घूम रही है सन के अराउंड, तो उसका जो टाइम है दैट इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पीरियड यानी टी यहाँ पे दिया है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो सन के मीन डिस्टेंस के ऊपर वहां पे वो क्या है, ये है। सो दस इफ r is the average distance of the planet and from the sun, t is the period of revolution, then तो t square is directly proportional। यहाँ पे अभी यहाँ पे a नहीं है, वो
प्रोपोर्शनल का साइन है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब जो है एक पर्टिकुलर क्या होता है, कांस्टेंट होता है. सो केपलर ऑब्टेन्ड दिस लॉ simply from the study the position of the planets obtained by the regular observation, and he had explained मतलब ये जो है ये रेशो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, टी स्क्वायर अपॉन टी आर क्यूब वाला रेशो जो है सेम रहेगा. एंड ही हैड नो एक्सप्लेनेशन बिकॉज उसने जो है ऑब्जर्व करके वहां पे बनाया था. ठीक है, तो उसने बाद में न्यूटन ने उसको क्या किया, फॉर्मुलेट किया. ठीक है, तो न्यूटन्स का जो यूनिवर्सल लॉ, ये तीनों लॉज के ऑब्जर्व करके उससे न्यूटन ने कंक्लूजन निकाल के वो लॉ बनाया. तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, या आज का जो वीडियो है यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं.